नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एसएससी जीडी का मॉडल पेपर एज अ प्रीवियस पेपर के तरीके से, यानी मॉडल पेपर तो नहीं बोल सकते हैं इसको, प्रीवियस सेट, यानी कुछ अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग ईयर में क्वेश्चंस आए हैं किसके, यानी एसएससी जीडी में, उसी क्वेश्चन का कलेक्शन आज हम लोग देखेंगे। देखो एसएससी जीडी बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है, बस होता क्या है एसएससी जीडी में जो पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट होते हैं वो जो है पार्टिसिपेट करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ एसएससी जीडी की तैयारी नहीं करते हैं, वो पूरे एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं। यानी पूरे एसएससी का मतलब हुआ कि वो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, यूपीएसआई का भी है और सीएचएसएल का भी कर रहे होंगे। जब वो लोग एसएससी जीडी के पेपर में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उनके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाता है। तो जो सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लगता है कि भाई उन्होंने तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और हमने कुछ कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं। इसका रीजन ही क्या है, उसके पेपर के लेवल का रीजन है। पेपर के लेवल का मतलब क्या है भाई, हम वही कह रहे हैं ना कि जब आप लोग हार्ड क्वेश्चन, हार्ड का मतलब हुआ कि एक हायर एग्जाम में अर्थमेटिक हायर एग्जाम के लिए आप लोग पढ़ रहे हो, तो जो लोअर एग्जाम है यानी एसएससी जीडी हुआ या और जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट हुआ, यूपी टेट हुआ, इन सब में इजी मैथ्स पूछी जाती है, तो इन सब का ऑटोमेटिक आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फिलहाल ध्यान दीजिएगा, जो लोग एसएससी जीडी का सिर्फ प्रिपरेशन करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं जो है अभी हम लोग बहुत जल्दी ही एसएससी जीडी का यानी प्रॉपरली टारगेटेड जो है कंटेंट लेकर आएंगे, वो आप लोग पढ़िएगा। तो वो क्या होगा, एसएससी जीडी प्रीवियस पेपर और प्लस एसएससी जीडी का मॉडल पेपर किस तरीके से एग्जाम में आ सकता है, ये फ्रेम करके आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम लोग ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं यूपी एसएससी जीडी का, यानी एसएससी यूपी बोलने भाई, एसएससी जीडी का क्या, एसएससी जीडी का सिर्फ प्रीवियस सेट, यानी आज मॉडल पेपर नहीं है, आज आसान पेपर है। पहले आप लोग ये समझिए कि भाई पेपर आता कैसे है, उसके बाद जब आप लोग पेपर का लेवल कंफर्म हो जाएगा तब उसी से रिलेट करके थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देंगे, जिससे अगर टफ भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आप लोग सॉल्व कर लो। तो चलिए भाई सभी लोग तैयार हो जाइए, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज क्या, यूपी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की बात करें, दोनों एक सिमिलर एग्जाम्स होते हैं, टफ नहीं आते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं। उनके कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। भाई क्वेश्चन पढ़िए, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिस, फाइंड द हाइट। जैसे आप लोगों को इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी ट्रायंगल की बात होगी, ट्रायंगल को हम लोग जो है किस में, यानी मेंसुरेशन के टॉपिक में, ज्योमेट्री के टॉपिक में, दोनों में पढ़ चुके हैं। और स्पेशली इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें, पहले से ही आप लोगों को इसके फॉर्मूले कंफर्म होंगे। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब इक्वल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं बराबर होती है ना, और इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा भाई, 3 इंटू भुजा होता। बताओ किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं होगा, हमें पता, सबको क्लियर होगा। अच्छा, इसकी ऊंचाई यानी हाइट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये भी उनमें डिस्कस किया था मेंसुरेशन वाले टॉपिक में। √3/2 इंटू साइड का मतलब भुजा ए हमने मान लिया ना, और तीसरा फॉर्मूला एरिया का, और √3/4 साइड स्क्वायर ना, √3/4 ए स्क्वायर, ये बनेगा। बताओ कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब आप बताओ इसमें क्या गिवन है, यूपी एसएससी जीडी या यूपी पुलिस में सिर्फ फॉर्मूले वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया, परिमाप का मतलब 3 गुणे भुजा दिया है 36 √3 ना, तो आप कहोगे सर साइड क्या है, 3 से 12 3 36, भुजा सर 12 √3 है। अब 12 √3 सेंटीमीटर अगर भुजा है तो बताइए ऊंचाई क्या होगी, सर ऊंचाई √3/2 इंटू साइड का मतलब 12√3 सेंटीमीटर होगी। सर 2 छक 12, √3 इंटू √3 3 छक 18, यानी 18 सेंटीमीटर। आई होप सभी को कंफर्म होगा 18 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, बिल्कुल आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये ओरल भी बहुत सारे लोग बता देंगे, सर इतना आसान क्वेश्चन एसएससी जीडी में अब नहीं आता। आता है भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बस केवल डेटा चेंज कर देंगे। ये प्रीवियस सेट की क्वेश्चंस हैं, आने का मतलब हुआ अब डेटा को थोड़ा और टफ बना देंगे, मॉडरेट कर देंगे, और वो आप लोगों को हम मॉडल पेपर के थ्रू डिस्कस करेंगे। भाई अभी हम प्रीवियस सेट की बात कर रहे हैं, आसान क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं, ये लास्ट ईयर प्रीवियस सेट उसकी बात कर रहे हैं। चलो बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई। आसान क्वेश्चन क्या दिया है, अ पर्सन क्रॉस 1600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट 4 मिनट, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर। आपको बताए थे फॉर्मूला भाई ने, बेसिक फॉर्मूला क्या था,
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सबको पता भाई। और चाल बराबर कितना, दूरी बटा समय, सबको पता भाई, समय बराबर दूरी बटा चाल। आई होप ये किसी को डाउट नहीं होगा। और ये भी आपको बताए थे भाई, अगर हमें यूनिट की बात करेंगे, किलोमीटर, डिस्टेंस किलोमीटर में निकालना है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में रखोगे और टाइम आवर में रखोगे। अगर डिस्टेंस मीटर में निकालना है, स्पीड मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में। और ये भी बताए थे भाई, हमें किसी यूनिट किलोमीटर पर आवर, यानी किसी यूनिट का मतलब किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाइड बाई 5/18 करोगे। और यहाँ 18/5 से उल्टा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से। अच्छा बताओ, क्लियर है? क्यों करेंगे ये भी आप लोगों को बताए थे प्रॉपर चैप्टर्स में जब डिस्कस किए थे। इसके सारे लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके पहले, और बिल्कुल ये तो ओरल क्वेश्चन है, आसान वाले, सबसे इजी वाले क्वेश्चन यही हैं। आपको स्पीड पूछा जा रहा है, 1600 मीटर डिस्टेंस दिया है, 4 मिनट टाइम दिया है, तो 4 मिनट को सेकंड में कुछ लोग करेंगे ना, कहेंगे सर सेकंड में करेंगे तो मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना आसान है, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल इजी वे में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कहोगे सर 1 0 कैंसिल हुआ, 6 3 18 हुआ, सर 5 से 15, 5 9 10, और 4 से 4 32, 8 3 24, सर 24 किलोमीटर पर आवर में अगर हमें स्पीड निकालनी है तो ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी के प्रीवियस सेट में आए हुए हैं। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, इसको बताओ आप लोग। कह रहा कि भाई एक चेयर को एक व्यक्ति कितने में, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए, एक व्यक्ति एक चेयर को 720 में बेचता है, 10% डिस्काउंट देने के बाद बेचता है। अच्छा कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। अच्छा कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर दिया 640, आपको बताना इफ ही सोल्ड एट द मार्क प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट वुड बी। मतलब एक चेयर को जो है मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट पर बेचा जाता है, और कितने में, कहोगे सर 720 में बेचा जाता है, और खरीदा कितने में गया भाई, खरीदा गया है 640 रुपए में। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इसे मार्क प्राइस पर सेल करें, मार्क प्राइस के 10% डिस्काउंट पर बेचा गया 720 में, अगर हम मार्क प्राइस पर सेल करें तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो कहो सर मार्क प्राइस तो हमें पता होना चाहिए ना, तो पता हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल का एमआरपी पर 10% डिस्काउंट देने के बाद 720 में बेचा, तो 10% डिस्काउंट का मतलब 100 एमआरपी रहा होगा, 90 में बेचा, तो 90 की वैल्यू दिया है, 100 की वैल्यू निकाल लोगे तो 9 8 72, यानी 800 रुपए एमआरपी हुआ। तो कह रहा 800 एमआरपी हुआ, जब 10 डिस्काउंट देने के बाद 720 में बेच रहे हैं, कितने में उसका मार्क प्राइस लिखा होगा, 800 रुपए। तो 800 रुपए एमआरपी है। अब कह रहा है कि अगर हम खरीदते 640 में, एमआरपी पर बेचें, कितने का प्रॉफिट होगा, ओरल बता दोगे भाई। 640 में खरीदा और 800 में बेचेंगे तो 160 रुपए का सर प्रॉफिट होगा ना, तो 160 का प्रॉफिट होगा किस पर, सीपी, यानी 640 पर इंटू 100, सॉल्व कर लोगे, कहोगे 16 चौका 64, 4 से 25% का प्रॉफिट होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब ओरल आप लोग बता सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस कितनी बार डिस्कस कर चुके होंगे। बिल्कुल बेसिक कैसे आप लोग ऑब्जर्वेशन रिलेट करते हो, कैसे फॉर्मूले से करते हो, सब कुछ आप लोगों को बता चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस सेट में क्वेश्चंस कितने इजी आते हैं और कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। और भी ट्रिकी अप्रोच नहीं, एक मतलब बेसिक लेवल है ये ना। देखो कह रहा कि व्हाट इज द 12% ऑफ, इंग्लिश से पढ़िए भाई। देखो परसेंट मीन्स 1/100 होता है, इतना इजी क्वेश्चन आया है। देखो 12% मीन्स 1/100, 4% का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब इंटू 7 का मतलब 1/100, ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 6। आप बताओ ये 2 2 4 2 6, यानी 10 की पावर 6 हुआ, 10 की पावर 6 ऊपर कट गया, बस इन्हीं को मल्टीप्लाई तो करना है। कहोगे 7 दूनी 14 चौका 56, 12 इंटू 56, 12 छक 72, 12 पंचे 60 और 7 67, यानी 672 इज द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लिकेशन है, यानी आप लोग सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हो अगर प्रैक्टिस होगा तो। परसेंटेज का मतलब 1/100, बस कैलकुलेशन तो करना है। इतना आसान पहले आए हुए हैं 2021 वाले पेपर में, बताओ कितना इजी था। ओरल आप लोग बता सकते थे, तो कुछ लोग कहेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन आएगा तो एक भी गलती होने के चांसेस नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे आते ही हैं। ओके बस थोड़ा सा आप लोग क्या करना है भाई, अब हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा लेवल उसका और टफ रख दिया जाएगा, तो आप लोग सारे टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। चलो इसको बताओ। कह रहा कि अ सॉलिड मेटालिक रेक्टेंगुलर ब्लॉक डायमेंशंस इतना 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 मेल्टेड एंड रिकॉस इनटू सिलेंडर रेडियस। अच्छा सबसे पहले यानी किसी चीज को अगर मेल्ट करके किसी चीज में हम बनाते हैं, जैसे मान लो हम बोल दें एक गेंद से बहुत सारी छोटी छोटी गेंद बनाते हैं,
या हम बोल दें कि जो है एक बेलनाकार कोई आकृति लोहा है, उसको पिघलाकर हम कोन बनाते हैं, पिघलाकर हम कोई मतलब 3D वाले डायमेंशन बनाते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिए, जब किसी चीज़ को पिघलाते हैं हमेशा उसके वॉल्यूम आयतन को पिघलाते हैं, और जिनमें ढालेंगे हमेशा आयतन में ढालेंगे, चाहे जितने नंबर ऑफ बनेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे पढ़ते ही समझ में आ गया। इतने आयाम वाले का मतलब ये क्या हुआ भाई, ये देखते ही समझ में आ गया। आयाम का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी 3 डायमेंशन आयाम है, यानी क्यूबाइड बोलते हैं, घनाभ के आकार का बोलते हैं, जिनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जैसे डस्टर है ना उसकी बात करें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दोनों होगी। अब इसको अगर यानी घनाभ की बात अगर हम कर रहे हैं, इस टाइप की बात करें, तुरंत घनाभ का फॉर्मूला हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए सर। वॉल्यूम का मतलब L इंटू बी इंटू एच, यानी ये हुआ सर। सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये सब टोटल सरफेस एरिया होता। ये सारी चीज डायगोनल क्या होगा सर, वो भी पता होना चाहिए। फिलहाल जिनमें ढाल रहे हैं क्या है भाई, वो सिलेंडर है, और सिलेंडर का फॉर्मूला आई होप सबको कंफर्म होगा, और हम लोग मेंस्ट्रुएशन में पढ़ भी चुके हैं कि सर सिलेंडर की ऊंचाई होती है, रेडियस होती है, सर इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होगा। सरफेस एरिया क्या होगा, बिल्कुल सबको पता है 2 पाई आर एच होगा। इसका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, बताओ जल्दी से भाई, रिकॉल करो। यानी सरफेस एरिया जो होता है वो तो रहेगा, और बाकी ये बेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि इसकी बात कर रहे हैं ना, ये प्रॉपरली हमने बेलन लिखवा कर किसमें डिस्कस किया है, ये अलग से डिस्कस किया हमने मेंसुरेशन में, यानी घन, घनाभ, सिलेंडर सब अलग अलग रिलेट करके। चलो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि अगर लंबाई 112, चौड़ाई 44 और ऊंचाई 25, तो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया था, इसका मतलब इसका आयतन दिया है, वॉल्यूम दिया है। इसको पिघलाएंगे, क्या बनाएंगे, एक 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सिलेंडर बनाएंगे। तो 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सिलेंडर बनाएंगे, तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 35 सेंटीमीटर वाला रेडियस, और एच का मतलब हाइट। यहां से ऊंचाई नहीं दिया है, इसका मतलब सिलेंडर की ऊंचाई। अगर हम पैलोपाइड को, यानी ये जो दिया है घनाभ के आकार को, अगर हम पिघलाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं, जो घनाभ का आयतन होगा वही क्या होगा, सिलेंडर का आयतन होगा। तो दोनों को बराबर करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर रेडियस दिया सिलेंडर का, हाइट नहीं दिया, हाइट निकल आएगा। अच्छा, जब हाइट निकल आएगा, क्या पूछा जरा, वेलन का वक्र पृष्ठीय है, यानी सरफेस एरिया 2 पाई आर एच की वैल्यू आसानी से बता दोगे भाई, सॉल्व कर लो, कितना इजी है, अब तो कोई डाउट ही नहीं है। कहोगे सर 22 गुना 44 हुआ। अच्छा, यहां से 7 5 35, यहाँ 5 और 35 एक बचा, मतलब देखो 35 2 बार है ना, 35 इंटू 35, तो 35 7 5 35, 5 और 35 बचा सर। 5 से 5, ध्यान देखो, 5 से 5 25, क्लियर ना, 5 से 5 25 हुआ। सर अब क्या हुआ, 5 से यहाँ पे 7, 7 से 16 7 112, यहाँ 16 बचा, कितना 16 दुनाई 16 दुनाई 32, क्या हुआ, ऊंचाई। बताओ क्लियर है क्या कह रहे हैं, 16 दुनाई 32 सही करे ना, पाई इतना 5 25 हुआ, 5 5 कैंसिल हुआ, हाँ नहीं 7 से कट करेंगे, कितना 7 एकम 7 ना, 7 7 6 42, 16 7 इतना, यानी बिल्कुल सही। यानी ऊंचाई कितना हुआ, 16 दुनाई 32 सेंटीमीटर ऊंचाई हुआ। जब ऊंचाई आ गया तो इसका क्या चाहिए भाई, सरफेस एरिया, यानी 2 पाई का मतलब 22/7 कह रहा है, यूज करिए 22/7, आर का मतलब 35, एच का मतलब 32, सॉल्व करिए, 7 5 35 हुआ, और 32 22 5 110 हुआ, 110 और 32 32 दुनाई 64, 110 इंटू 64, सॉल्व कर दीजिए भाई, 0 हुआ, 4 हुआ, 6 4 10 0 हुआ, 6 1 7 हुआ, 7040 है। हाँ बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है, यानी पहले हमें पता है कि क्यूबाइड को पिघलाकर बनाया गया सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों के बराबर किया, हाइट निकाल लिया सिलेंडर की। अब सिलेंडर की हाइट आ गई तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, बिल्कुल आप लोग फॉर्मूला बता दोगे, ओरल आंसर बता सकते हैं, वेरी गुड। किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात। चलिए अगला देखोगे, अगला क्या भाई, 45 माइनस इतना, कितना इजी है भाई, आप लोग पता है वॉर्ड मास में क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले विनिकुलम, VVOD और MAS, VOD MAS आप लोग को अलग से बताए थे भाई ना। पहले ये विनिकुलम, विनिकुलम का मतलब बार जिस पे लगा होता वो सॉल्व करेंगे। V का मतलब ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और क्या ये करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। पहले ये सॉल्व करेंगे, सेकंड नंबर पे ये सॉल्व करेंगे, थर्ड नंबर पे ये सॉल्व करेंगे, अगर वॉर्ड मास आप लोग पढ़ रहे हैं तो। O का मतलब ऑफ होता भाई, ऑफ का मतलब इनटू, और ये सबसे पहले सॉल्व करेंगे जहां भी आएगा। डिवाइड, O का मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई
को सेकंड नंबर पे सॉल्व करेंगे जो भी पहले आए, मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 ऐसे लिखा है, कुछ नहीं करना, 5 इंटू करो, इसके बाद वाला जो नंबर है रेसिप्रोकल कर दो, इंटू, और ये 5 का मतलब 1/5, डिवाइड का मतलब इंटू 1/5, यानी अगर आप लोग बात करो इसका आंसर क्या आएगा, 1/5 आ जाएगा। मतलब भाग जहां डिवाइड लगा होगा उसको इंटू में कन्वर्ट करोगे, बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, ध्यान दीजिए ना, क्लियर, ओके। हम इसको ये भी कह सकते हैं सर 5 डिवाइड बाई 2/7, ध्यान दीजिएगा, और डिवाइड बाई 3/7 डिवाइड बाई 2/5, कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे ध्यान दो, 5 यानी उल्टा इसका 7/2, उल्टा इसका 7/3, उल्टा इसका 5/2, मतलब कितना आसान है। जो भी है सॉल्व करिए, अदरवाइज ऐसे मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। फिलहाल चलो हम क्या कहना चाह रहे हैं समझिएगा। फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन में जो भी पहले आएगा उसको तीसरे नंबर पे, साइन की बात करें पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सॉल्व करोगे। उसके बाद ब्रैकेट में भी अगर ये चीजें आएंगी तो भी इसी सीक्वेंस में सॉल्व करोगे। अच्छा, हमें एक क्वेश्चन याद आ रहा, एक बार आया था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे इसमें, आप भी बताओ क्या होगा। आपसे कह दिया जाए 8 डिवाइड बाई 8 ऑफ 8 डिवाइड बाई 8, हमें पता बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे इसमें। 8 डिवाइड बाई 8 ऑफ 8 डिवाइड बाई 8, जल्दी आप लोग बताओ ऑप्शन में, मतलब कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा। 8 डिवाइड बाई 8 ऑफ 8 डिवाइड बाई 8, तो कुछ बहुत सारे लोगों का हमें पूरी उम्मीद है आंसर 1 आ रहा होगा। सर 1 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि भाई ऑफ का मतलब इंटू पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे बन गया भाई, 8 8 9 64 64 डिवाइड बाई 8, ये बन गया नहीं बन गया। ऑफ जहां भी होगा पहले सॉल्व करो, अब उसके बाद क्या बनेगा 8, और डिवाइड का मतलब इंटू 1/64, डिवाइड का मतलब इंटू 1/8, ये कैंसिल आउट हुआ, यानी कितना हुआ 1/64 इज द करेक्ट आंसर। तो जो लोग ऐसे करते 8 डिवाइड बाई 8/8 कर दें, ऑफ का मतलब इंटू 8 डिवाइड बाई 8 कर दें तो 1 आ जाएगा, वो गलत आंसर होगा। देखिए, तो ये गलती तभी होती है जब जो है ऑफ के पहले डिवाइड हो, तभी गलती होती है, अदरवाइज नहीं होता। अगर ऑफ के पहले यहां इंटू होता ना तो आप लोग जो सॉल्व करते हो सही था और वो आंसर आ जाता तो लगता नहीं भाई हाँ वो हमने सही सॉल्व किया, नहीं गलत है भाई। तो एक आइडिया हो गया। देखो फिलहाल तो और आसान है, कुछ करना नहीं। देखो ऑफ का मतलब इंटू, इसके पहले कुछ है नहीं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन कर लिया करो, एक आदत डालो भाई कि डिवाइड का मतलब, ऑफ का मतलब इंटू, लेकिन पहले करेंगे हर बार, तभी गलत नहीं होगा कभी भी। 6 चौक 24 ये हुआ, यहाँ प्लस, तो डिवाइड को इंटू में करोगे तो 12 3 यानी 4 6 24 हो जाएगा, और -4 इंटू 5 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में है ना, यहां से लेके यहां तक देखो ब्रैकेट में है। तो भाई 6 चौक 24, 24 24 48 -20 कितना हुआ, 48 -20 का मतलब 28 हुआ। तो क्या हो जाएगा भाई 45 -3 इंटू, ब्रैकेट में सॉल्व करोगे कितना, ये इंटू है 28, देखो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व किया, 28 प्लस 6, 28 यहाँ कितना हुआ सर 84 प्लस 6 -45, सॉल्व कर देंगे। 45 से कितना हुआ सर, 45 से 51 हुआ, 51 में से -84 यानी -33 हुआ सर। तो -33 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन आया था प्रीवियस सेट में। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग नहीं भी पढ़े हैं, मतलब 10th तक जो है सभी लोग पढ़े होंगे मैथ्स, जो लोग पेपर देने जा रहे होंगे, अगर उस लेवल का भी मैथ्स आप लोगों ने पढ़ा है तो एटलीस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वहां सॉल्व करने में इसको धीरे धीरे आप लोग सॉल्व करोगे तो हो सकता है 40-45 सेकंड लगे, लेकिन जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस में हैं वो इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, यानी पेन नहीं चलाएंगे, डायरेक्टली बता सकते हैं। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका भाई। क्या है, 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट का विक्रय मूल्य के बराबर राशि प्राप्त होती है। बाई सेलिंग 36 मीटर जूट अ शॉपकीपर गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 जूट। मतलब एक जूट का जो सेलिंग प्राइस होगा, वैसे 36 जूट बेचते हैं तो एक जूट का जो सेलिंग प्राइस होगा 12 जूट के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता भाई, प्रॉफिट होता है। तो ये भी कह सकते हैं भाई एक जूट मतलब 36 बेचेंगे तो कितने का, आप ये बोल सकते हो जब भी यानी किसी को बेचे उसके विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट या लॉस होता है। 36 को बेचेंगे तो 36 मीटर बेचेंगे तो 12 मीटर का प्रॉफिट होगा। तो ध्यान दीजिएगा 36 को अगर बेचेंगे तो 12 मीटर का प्रॉफिट होगा। इन्हीं का रेशियो निकाल लो या ऐसे रहने दो। तो 12 एक कम 12 दुनाई 36 यानी 12 तिहाई 36 यानी एक क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 3 विक्रय मूल्य हुआ। 3 में बेचा 1 का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने रेशियो में, 3 में बेचा 1 का लाभ हुआ, 2 में खरीदा। तो भाई जो प्रॉफिट है वो सीपी पर कितना परसेंट होगा, एक जो है 2 पर कितना परसेंट होगा, 50%। बताओ कोई डाउट है, नहीं है, यानी 50% करेक्ट आंसर।
बहुत सारे तरीके सॉल्व करने के। आप लोग, कुछ लोग ऐसे करेंगे, सर 12 मीटर कपड़ा बेचा, 1 मीटर का मूल्य x रुपए, 36 मीटर कपड़ा बेचा, 1 मीटर का x रुपए, सर 36 मीटर का 36x होगा। हाँ बिल्कुल, तो जो प्रॉफिट हुआ सर 12 मीटर का प्रॉफिट हुआ, यानी 12x का लाभ हुआ। तो आप बताओ 36x में बेच रहे हैं और 12x का लाभ हुआ, तो खरीदेंगे कितने में? सर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू सीपी, यानी कितना? 36 माइनस 12 दुनाई 24x में खरीदेंगे। सर प्रॉफिट क्या होगा? कहोगे सर प्रॉफिट यानी 12x अपॉन सीपी यानी 24x इंटू 100। ये सॉल्व करेंगे, देखो 12 दुनाई 24, तब भी कितना आएगा? 50% आएगा, नहीं आएगा? मतलब जो लोग बेसिक से चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। 1 मीटर का x मारेंगे, 36 मीटर का 36x, तो लाभ 12x का हुआ, तो लाभ दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, इसका मतलब सीपी दिया है, यानी सीपी पर प्रॉफिट। और चाहे 36 पर 12 का प्रॉफिट, यानी 36 बेचने पर 12 का प्रॉफिट, रेशियो में 3 बेचने पर 1 का लाभ, तो यानी 2 सीपी हो जाएगा, 2 पर 1 का प्रॉफिट यानी 50%। ओरल आप लोग बता सकते हैं। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन लिखा गया और बहुत बार आप लोगों को बता चुके होंगे। ध्यान दीजिए, जैसे साधारण ब्याज आप लोगों को सॉल्व कराए होंगे, ये क्वेश्चन जरूर डिस्कस किए होंगे। यानी किसी मनी को 2 भाग में डिवाइड करना है, कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 और 4 वर्षों के लिए, और जो निवेश करने के बाद जो उन दोनों को अमाउंट मिला अलग अलग धनराशि पर, वो बराबर मिला। तो बताइए कितना इन्वेस्टमेंट किया था। मतलब देखो ये कह रहा है कि 2760 रुपए है, इनको 2 भाग में डिवाइड करें। मान लो हम बोल दें P1 और P2, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, 2 भाग में डिवाइड करें। पहले भाग को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्ष के लिए जमा करें साधारण ब्याज पर, और दूसरे को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 वर्षों के लिए किसी बैंक में जमा करें। अब कह रहे हैं कि जब 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद अमाउंट मिले वो बराबर मिले, तो बताइए कितना इन्वेस्ट करेंगे। तो आप लोग कन्फर्म भाई, साधारण ब्याज अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम दिया है तो 1 साल में किसी मनी पर 5% साधारण ब्याज लगता है, तो 2 वर्ष में कितना लगेगा? तो R इंटू टी साधारण ब्याज होता है ना, 1 साल में 5, 2 साल में 10%, यानी जितना मूलधन होगा उसका 10% ब्याज मिलेगा। अगर मूलधन 100 होगा तो 110 क्या होगा? अमाउंट हो जाएगा, है कि नहीं? ये करोगे नहीं करोगे? अच्छा, दूसरा अगर 4 वर्ष के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 1 साल में 5, 4 साल में 20%, यानी अगर 100 मूलधन होगा तो 20 ब्याज होगा, 120 अमाउंट होगा। जो प्रिंसिपल है अमाउंट में कन्वर्ट कराने के लिए 120 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले वाले मूलधन को अमाउंट में बदलने के लिए ब्याज सहित कितना? 110 बाई 100 से गुणा कर दो। क्लियर समझ मारा क्या कह रहे हैं ना? जैसे प्रिंसिपल दिया होगा और आप लोगों को ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया होगा, तो आर और टी मल्टीप्लाई करोगे ब्याज होगा। तो 1 साल में 5, 2 साल में 10%, इन 10% मूलधन होगा, 10% ब्याज होगा, तो 100 मूलधन होगा तो 110 अमाउंट होगा। 520 ब्याज हो गया, तो इसका मतलब 100 अगर मूलधन होगा तो 20% ब्याज का मतलब 120 अमाउंट हो गया। तो दोनों अमाउंट बराबर कर दिया। तो कहोगे सर बराबर कर दिया, कोई इशू नहीं। P1 अपान P2 का रेशियो आ गया 12 बाई कितना? 11, यानी पहला अमाउंट हमारा कितना? पहला प्रिंसिपल हमने इन्वेस्ट किया था 12 के अनुपात में, दूसरा 11 के अनुपात में। तो आपको तो पहले ही पता है कि टोटल प्रिंसिपल P1 प्लस P2 की वैल्यू कितना हुआ? 27, 26, यानी 23 की वैल्यू कितना हुआ? 2760। आपको क्या चाहिए? प्रिंसिपल। व्हाट इज द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट का मतलब 11 पार्ट की वैल्यू चाहिए, निकाल लो भाई। 23 कम 23, 23 दूना 46, यानी 132, 1320, यानी 1320, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये कंफर्म हो गया होगा। कंफर्म हो गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दिस क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत बार आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। ये सारे आज हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करा रहे हैं कि जो आप लोग नए क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के पुराने क्वेश्चन से 2021 के एसएससी जीडी के वो सॉल्व करा रहे हैं। देखो कह रहा है कि 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है। तो कहोगे सर सुरंग बना लीजिए, मतलब ये ट्रेन है, ये टनल है, तो टनल की लंबाई कितनी है? 235। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 725। तो 725 मीटर लंबी ट्रेन एक टनल को पार करेगी, तो कंडीशंस क्या होती भाई? जब कोई ट्रेन किसी टनल, ओवरब्रिज या ऐसी चीज को पार करे जिसकी लंबाई हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं? यानी ट्रेन अपनी लंबाई प्लस टनल की लंबाई के बराबर दूरी जाएगी, और स्पीड और टाइम गिवन होगा फॉर्मूला, यानी डिस्टेंस की जगह पर ये रिलेटिव डिस्टेंस यूज करोगे, बस फॉर्मूला वही लगाना सब में। पूरे ट्रेन वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला लगाना, बाकी कोई फॉर्मूला बस लगाना कहाँ है ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे
आपको पता है क्या निकालना है भाई, टाइम दिया 48 सेकंड में और ट्रेन की स्पीड चाहिए, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मतलब यानी ट्रेन की लंबाई 725 और टनल की लंबाई 235, ऐड कर दो भाई 7 2 960, 960 मीटर रिलेटिव डिस्टेंस हुआ टनल को पार करने में ट्रेन के द्वारा। तो ट्रेन 960 मीटर की दूरी जाएगी टनल को पार करने में और 48 सेकंड में पार कर रही टनल को, तो ट्रेन की चाल दूरी बटा समय चाल हो गया। लेकिन ये दूरी बटा समय चाल किस में आया, मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुणा कर दो, उल्टा करना है, बस सॉल्व कर दो। 48 दूनी 96, तो 5 चौक 20 हुआ, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ, स्पीड ऑफ ट्रेन। आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस हमें क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो फॉर्मूले उस चैप्टर्स के हैं वो रिलेट करने हैं। बताओ कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं है। कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग भाई कंफर्म कर सकते हैं। चलो इसको पढ़ो, मतलब इतना इजी क्वेश्चंस बनते हैं ये कह रहे हैं एसएससी जीडी में। जो लोग चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे सारे, एक बार तो आपको सारे चैप्टर्स बेसिक पढ़ने होंगे। अगर बेसिक आप लोग क्लियर है तो ही ये सब आसान लगेंगे। अब जो लोग पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे उनको टफ लगेंगे, क्योंकि आज हम प्रीवियस सेट को इस तरीके से बता रहे हैं कि भाई इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए जो लोग प्रीवियस सेट डर से नहीं लगाते होंगे, सोचते होंगे बहुत इजी है, तो कितना इजी है वो अपने आप को यहां से इवेल्युएट कर लो, चेक कर लो। भाई इतना क्वेश्चन इजी आएगा तो हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बल्लेबाज ने कुल 124 रन बनाए, एक बल्लेबाज टोटल 124 रन बनाता है और ये कह रहा है कि 6 चौके और 10 छक्के शामिल हैं, तो बताइए उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच दौड़ कर बनाया। तो कितना इजी क्वेश्चन आया था भाई। आप कहोगे सर वो अगर 6 चौके लगाया तो एक चौके में 4 रन, 6 चौके में 24 रन बनाया चौके से, सर वेरी गुड। अच्छा 10 छक्के लगाया सर, एक छक्के में 6 रन, 10 छक्के में 60 रन, तो सर 10 और ये 24 और 60 का मतलब 84 रन तो बाउंड्री से बना दिया उसने। बाकी बचे कितने, कुल 124 बनाया है, 124 माइनस 84 का मतलब कितना हुआ सर 40 रन हुआ। 40 रनों विकेटों के बीच में दौड़ के बनाया है। आप बताओ विकेटों के बीच में दौड़कर कितने परसेंट रन बनाए हैं। तो विकेटों के बीच में दौड़कर कितने परसेंट रन बनाएंगे, यानी 40 रन बनाए हैं कुल 124 रन, यानी 124 रन में 40 रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए हैं। कितने परसेंट का मतलब, जिससे हम कंपैरिजन करेंगे डिनोमिनेटर में और जिसकी कंपैरिजन करेंगे न्यूमरेटर में इंटू 100। 40 रन विकेटों के बीच दौड़कर 124 रनों में तो कितना परसेंट है बता दो। तो ओरली बता सकते भाई। देखो यहां से 4 धामा 40 हुआ, 4 3 12, 4 1 4, 1000/31, 1000/31 ना, तो 1000/31%। ये ऐसे नहीं दिया है तो डिवाइड कर दो भाई। 31 यहाँ 93 हुआ, 93 का मतलब 7 70 हो गया। 31 दुनाई 62, 3 बार नहीं जाएगा तो 32 सही समथिंग। देखो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, 32 सही है नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 32 सही, 8/31%। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, सभी को समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। चलिए अगला बताओगे। सब इजी क्वेश्चन है भाई, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। इसको बताइएगा। रवि, the salary of Ravi or Sumit are in the ratio of 4:5. If the salary of each increased by 6,000, न्यू बिकम इतना। ये बेसिक से बताए थे आप लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या और भी तरीके, 3-4 तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। मतलब पहले रवि और सुमित का वेतन का रेशियो 4:5 था। 6,000 इसका वेतन बढ़ा और 6,000 इसका भी, दोनों में बराबर अगर वेतन बढ़ते हैं तो आप लोगों को बताया था, अलग अलग बढ़ते हैं तो भी बताया था। तो इसका न्यू वेतन इतना हो जाएगा। तो अब न्यू वेतन या कुछ भी पूछना हो तो कैसे निकालेंगे। देखो एक तरीका था बेसिक से हम एक्स के फॉर्म में मान लें कि भाई रमेश का पुराना वेतन है 4x, सुमित का कितना, रवि का 4x, सुमित का 5x। 6,000 इसमें जोड़े, 6,000 इसमें जोड़े, 35/40 कर दे, जो आएगा सॉल्व कर लें। और दूसरा ध्यान देगा, 35/40 कर दे, या जो है कुछ लोग ये जैसे 35/40 लिखा है इसको और लिस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो 5 7 35 हुआ, 5 8 40 हुआ। बताओ ये भी कर सकते हो, क्लियर ना। तो ये भी कर सकते हो ओरली कि जो रेशियो लिखा कभी भी ये जो है आपस में कुछ कॉमन वैल्यू है वो आप लोग वैल्यू रिलेट कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखो कितना आसान था। चलो बेसिक से कर सकते हो चाहे वैसे ही, फिलहाल वैसे बताते हैं क्या करोगे। आप कहोगे सर पहले 4 और 5 था, 6,000 जोड़ा गया, 7 और 8 हो गया। तो हमें क्या करना, जब बराबर वैल्यू जुड़ती है तो 4 3 7, 5 3 8। तो अगर वैल्यू बराबर होती है, यानी डिफरेंस भी बराबर हो गया, तो जो 3 रेशियो डिफरेंस है वो वैल्यू के बराबर होगी 6,000।
मतलब 3 यहाँ जुड़ा 3 यहाँ जुड़ा, बराबर जुड़ेगा और बराबर वैल्यू जुड़ेगी, तो बराबर रेशियो और वैल्यू का डिफरेंस अगर सेम होगा तो रिलेट कर दो। तो एक की वैल्यू 3 गुना 6 2000, एक की वैल्यू 2000। तो बाद में क्या पूछा जा रहा भाई, बाद में सुमित इंक्रीज सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी का मतलब 8 की वैल्यू, 8 इंटू 2000 भाई यानी 16000। एक लाइन का आंसर तो देखते ही सॉल्व कर लोगे, यानी 16000। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, ये आप लोग को बताए थे, जिनको डाउट होगा ऐसे कर सकते हैं भाई। रवि की सैलरी 4x मान लो, सुमित की मान लो 5x मान लो, और 6000 यहाँ जोड़ो, 6000 यहाँ जोड़ो ना। पहले आप लोग शायद ऐसे करेंगे, इनका रेशियो 7 और 8 हो गया, 7 8 करो, चाहे 40 35 40 का मतलब बात वही है। इनको सॉल्व करेंगे, ओल्ड वेतन आएगा, ओल्ड आएगा 6000 जोड़ दोगे तो सुमित का नया वेतन आ जाएगा। या आप लोग पहले नया वेतन ही मान लो, फिर ओल्ड को रिलेट कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो बताओ कोई कंफ्यूजन है? यस या नो बोलो भाई, लाइक जरूर करिए एक बार जो है, और बताइए यस सर समझ में आ रहा है सर, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम अनेकों बार लगा चुके हैं, वही क्वेश्चन फिर से दिया गया कंफ्यूजन के लिए। ओके, इतने इजी क्वेश्चन बनते भाई, बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। बस ये प्रीवियस सेट है, मतलब प्रीवियस सेट में 2021 में इस टाइप के क्वेश्चंस बने थे और देखो कितना आसान आए थे। अनु एक कार्य को पूरा करने में बिन्नी से 4 गुना अच्छी है। भैया ये अनु है, ये बिन्नी है, तो अनु बिन्नी से 4 गुना अच्छी है, यानी अगर ये x होगा तो ये 4x होगा। ये क्या है? 4 गुना अच्छी होने का मतलब कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, ये दिया गया भाई। अच्छा, दोनों मिलकर 7 दिनों में पूरा करते। आपको क्या बताया था, जब 2 लोग 3 लोगों का इफिशियंसी का अनुपात दिया हो, यानी इफिशियंसी वाले अलग से बताए हैं, 2 या 3 लोगों के इफिशियंसी का अनुपात दिया हो और एक का, चाहे 2 लोग मिलकर, चाहे इंडिविजुअल टाइम दिया हो, तो कैसे आप लोग दूसरे का टाइम निकालोगे देखोगे। आप लोग क्या बताए थे, जो इफिशियंसी दिया है तो हम इसको ऐसे मानेंगे, अनु 4 वर्क पर डे, बिनी 1 वर्क पर डे, दोनों मिलकर कितना भाई 4 1 5 वर्क पर डे, दोनों मिलकर। अब अनु और बिनी मिलकर 7 घंटे में एक काम पूरा करते हैं, अनु और बिनी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 7 दिन में 35 काम करेंगे। एक दिन में 5, 7 दिन में, ये टोटल अनु का और बिनी का मिलकर वर्क हो गया। एक दिन में 5, 7 दिन में 35। अब इसी को अगर अनु को करना है तो अनु को टाइम का मतलब 35 को अनु एक दिन में 4 करेगी, तो 35 वर्क कितने दिनों में, 35/4 यानी 11.25। लेकिन ये फ्रैक्शन में डायरेक्ट दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। एक लाइन का आंसर है भाई। कितनी बार आप लोग बताए थे कि ए का इफिशियंसी बी से 40% ज्यादा है, 60 ज्यादा है, बी सी से ज्यादा है, मतलब डायरेक्टली रेशियो रिलेट करे या दिया हो। इसके पहले वाली क्लास में टाइम एंड वर्क में डिटेल में फिर से डिस्कस किए हैं, तो वहां से देखोगे आसानी सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज ये क्लियर है। एक्स वगैरह ऐसे क्वेश्चंस में नहीं मानने हैं। इसको बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। जो इजी हो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को हम जो है फॉर्मूले से ही करें। यहां पे देखो 9th और 10th की बात की जा रही है, पढ़िए ध्यान से। 9th और 10th की बात की जा रही है। 9th में 42 स्टूडेंट है, 10th में 45 स्टूडेंट है। तो कक्षा 9th और 10th में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो, लड़कों और लड़कियों का, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 9:5, और यहां बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है भाई, यहां दिया है 8:7। तो कह रहा है कि कुल मिलाकर कक्षा में बॉयज और गर्ल्स के बीच अंतर बताइए, दोनों कक्षाओं में। तो क्या भाई इतना आसान क्वेश्चन दे दिया गया था ये प्रीवियस सेट में। कहोगे सर बॉयज की बात करेंगे, यानी 42 को अगर हम 9 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 9 5 14 की वैल्यू सर 42 हुआ, 1 की वैल्यू 3 हुआ, तो 9 3 27 बॉयज हुए, 9 और 3 5 15 गर्ल्स हुई। सर अगर हम जो है 42 को 9 5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 27 और 15 होगा, बॉयज होगा 27 15 हो गया। वैसे ओरली 45 टोटल स्टूडेंट हैं, उनमें 8 और 7 के रेशियो बॉयज और गर्ल्स हैं, तो 8 7 15 की वैल्यू सर 45, 1 की वैल्यू 3, 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 और 24 बॉयज हुए, 3 7 21 गर्ल्स हुए। सर बॉयज गर्ल्स दोनों में, यानी 9th और 10th में पता हो गया, तो 9th में टोटल बॉयज और 10th में टोटल बॉयज 27 और 24 7 4 11 2 2 4 1 5 51 टोटल बॉयज हो गए। सर गर्ल्स कितने हैं, 15 और कितना 21 15 21 से 36 होता है, 36 गर्ल्स होंगी। सर अंतर क्या होगा, सर अंतर जग जाहिर है 15 होगा, बिल्कुल सही, यानी 15 इज द करेक्ट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया। तो और भी एलिगेशन से कर सकते, क्या एलिगेशन लगाना यहाँ जरूरी है? जब ओरल डिवीजन हो जा रहा, लिखने की भी जरूरत नहीं थी। 42 को 9 5 में करोगे तो 14 3 42, 3 9 27, 3 5 15, 27 बॉयज और कितना हुआ 15 गर्ल्स। वैसे यहाँ भी बॉयज गर्ल्स, तो कुल बॉयज कुल गर्ल्स कितने, जोड़ ओरल जोड़ के घटा सकते हो, 15 आ जाएंगे। वेरी गुड, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। नहीं होगा भाई, हमें पता है आप लोग आसानी सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला देखो। पी क्यू आर अकेले काम को करने को क्रमशः 10 15 दिन 30 दिन पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू आर द्वारा एकांतर क्रम में सहायता दी जाती है तो कार्य कितनी जल्दी पूरा होता है। कितना इजी क्वेश्चन है भाई।
कहोगे सर सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में पी क्यू आर दिया होता, जो टाइम दिया होता हम उसका एलसीएम लेते हैं। ये 10 दिन, ये 20 दिन और ये 30 दिन ना, 10 दिन 20 दिन और 30 दिन, इनका एलसीएम लोगे सर कितना हुआ, 20 30 10 का 60 एलसीएम हुआ, 60 वर्क हुआ। ये तो करना मस्त है, 60 वर्क को, और पी 10 6 60 6 वर्क पर डे, क्यू कितना 20 तिहाई 60 3 वर्क पर डे, और आर कितना 20 30 दुनाई 60 2 वर्क पर डे। ये पहले सर ये इफिशियंसी आ जाएगी, मतलब जो एक वर्क को पी क्यू आर कर रहे थे एक की जगह पर 60 मान लें सर। क्यों मान रहे हैं भाई, 60 अगर मान लेंगे तो हमें इफिशियंसी जो पहले फ्रैक्शन लाते थे वो वैल्यू में आ जाएगा, यानी 60 वर्क मान लेंगे 10 दिनों में, ए 60 वर्क करता, पी 60 वर्क करता, एक दिन में आ जाएगा, क्यू का एक दिन में, आर का एक दिन में आ जाएगा सर। अब ये आ जाएगा तो कुछ भी पूछेगा, क्या फर्क पड़ता सर, कुछ भी का मतलब है कि कोई भी कंडीशन कहे, करा कि पी पहले दिन क्यू के साथ असिस्ट करता है, फिर पी जो है आर के साथ, फिर अगले दिन पी क्यू के साथ, फिर पी आर के साथ ना, ऐसे कह रहा ना, कितने दिनों में पूरा हुआ। मतलब हाउ सून कैन वर्क कंप्लीट इफ पी असिस्टेड बाय क्यू एंड आर ऑन अल्टरनेट डे। तो पी और आर अल्टरनेट डे काम करेंगे, कितना आसानी से सॉल्व कर लेंगे सर। तो पहले दिन पी क्यू करेगा, पी पहले दिन 6 और क्यू 3, 6 3 9 पहले दिन वर्क होगा। अगले दिन पी और आर करेगा, 6 2 8 वर्क होगा। फिर पी और क्यू करेगा 9, पी और ये 8, ऐसे 60 वर्क कितने दिनों में पूरा होगा। आपको बताए थे ना कैसे सॉल्व करोगे भाई, कि जो टोटल वर्क है 2 दिन का वर्क निकालो, यानी पहले एक दिन पी क्यू का, दूसरे दिन पी आर का, 2 दिनों में 9 8 17 वर्क हुए। इसको डिवाइड करो, जितनी बार टेबल जाएगा 17 तिहाई 51, 3 बार जाएगा, इसको 2 से गुणा करो। क्यों गुणा करो भाई, 17 वर्क 2 दिन में हुआ तो अगले 2 दिन में फिर 17, फिर अगले दिन 17, यानी 61 में कितने, 60 में कितने 17 के मल्टीपल हैं 3, तो एक मल्टीपल 2 दिन में, तो 3 मल्टीपल 6 दिनों में, 17 तिहाई 51, यानी 51 वर्क डन। बचा कितना 9 वर्क। जो वर्क बचेगा वो हमेशा जो स्टार्ट करेगा उसकी बारी होगी। किसकी बारी होगी भाई, पी और क्यू की बारी होगी। तो भाई 6 दिन में 51 हुए, 9 बचा पी और क्यू, अगले दिन में एक और कर लेंगे, तो एक दिन और, तो 3 दुनाई 6 और 1 7 दिन में टोटल वर्क डन हो जाएगा। क्या कोई है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं, 7 दिन में आप लोग निकाल सकते हो अगर ऐसा तरीका होगा। पूछा और बहुत जाएगा, पूछा ये भी जा सकता है कि फर्स्ट डे पी करे, फिर क्यू करे, फिर आर करे, फिर पी करे, क्यू आर करे, यानी तीनों अल्टरनेट डे में करे, कितने दिनों में निकाल सकते हैं, पूरा वर्क हो जाएगा तो भी निकाल लोगे। आई होप क्लियर है। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं भाई, क्योंकि हर बार जो है वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ये सब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हमें पता किसी को अभी तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं हुआ होगा, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं वो सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। A loss of 10.5 या 10 whole 1/2 gets converted into profit इतना when the selling price of increased by इतना the cost price of article। कितना आसान है। आप कहोगे सर कैसे आसान है, देखो इसको अगर हम डेटा को थोड़ा चेंज कर लें, ये डेटा जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, हम इसकी जगह पर अगर कुछ और क्वेश्चन बनाएं, क्या बनाएं, जब विक्रय इतना बढ़ जाता है, हम बोलते हैं एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लॉस पर बेचता है, 20% प्रॉफिट पर बेचने के लिए जब बेचता है तो 60 रुपए विक्रय मूल्य बढ़ाना होता है। तो क्रय मूल्य बताइए। तो आप क्या करोगे, किसी आर्टिकल का क्रय मूल्य लेट करोगे सीपी 100 रुपए, 10% लॉस पर 90 में बेचेगा, उसी को 20% प्रॉफिट पर 120 बेचेगा। जब लॉस 90 से 120 हुआ, यानी 30% बढ़ा विक्रय मूल्य, पहले लॉस 90 से प्रॉफिट 120 में कन्वर्ट हुआ, यानी पहले 10% लॉस फिर 20% प्रॉफिट, अंतर 30% क्या है, पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य का अंतर है। हम कह रहे हैं तब विक्रय मूल्य 60 रुपए बढ़ गया, तो हम दूसरे और पहले विक्रय मूल्य के अंतर का वैल्यू कितना, 60 रुपए, एक की वैल्यू 30 नहीं 60, सीपी निकाल लेंगे 200 रुपए। लेकिन क्या यही तरीका है, 90 और 120 लिखना जरूरी है, नहीं। देखिए हमें पता है 100 सीपी, एक बार 10% कम किया गया और सीपी को 20 बढ़ाया गया, तो अगर 10 कम कर गया 20 बढ़ाया गया तो हम डायरेक्टली 10 और 20 का जो अंतर होगा जुड़ जाएगा भाई। हम ये समझेंगे दोनों वैल्यू को जोड़ दें, 30% हो गया, 30 की वैल्यू बराबर 60 हो गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक आर्टिकल को पहले घटाते हैं फिर जोड़ते हैं, तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर हमेशा जो वैल्यू होगी वो जुड़ जाती है। मतलब ये कह सकते हो कि सर इतना क्यों कंफ्यूजन करें, एक लाइन में समझाइए कि हम ये कहना चाह रहे हैं 10.5 का मतलब 10.5 करो, चाहे बताओ इसको डेसिमल में कर लें या वैसे कर लें, जैसा कहो, डेसिमल में करें या फ्रैक्शन करें, जो भी आप लोग कहिए आसान है। तो डेसिमल में कर लें, यहाँ कितना हुआ, आप कहोगे सर 10.5%, हम बोल सकते हैं इसको कितना, 3 में 5 से भाग करो, कितना पॉइंट लगा दोगे सर 5 36, यानी 11.6 बोल सकते हो। मतलब हम ही बोल सकते हैं पहले 10.5 का प्रॉफिट, दोबारा 11.6 का, पहले 10.5 का लॉस, दोबारा 11.6 का प्रॉफिट, यानी दोनों का अगर डिफरेंस चाहिए तो 10.5% का लॉस
और प्लस कितना 11.6% का प्रॉफिट, दोनों को जोड़ दो, यही डिफरेंस होगा, उसी की वैल्यू कितना है, वही विक्रय मूल्य बढ़ के आ जाएगा, इतना है। जोड़ोगे कहोगे सर कितना, 6 5 11 हुआ, और 1 1 2 1 2 2.1% इक्वल टू कितना 132.6, तो 1% की वैल्यू कितना 132.6 डिवाइड बाई 221 ना, इतना 6 बार जाएगा 0.6, 1% की वैल्यू 6 बार। तो सर कहोगे किसकी वैल्यू, 100 की वैल्यू चाहिए सर, 100 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 100, तो 100 की वैल्यू 600 सर। बताओ कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये भी कर सकते हो, जिसको डाउट है ये भी कर सकते हैं। पहले 100 रुपए सीपी मानेंगे, 10.5 लॉस का मतलब क्या हुआ सर, जो है 89.5 में बेच देंगे। दोबारा 132.6 अगर विक्रय मूल्य बढ़ा दें तो प्रॉफिट 11.35, तो 11.3/5 का मतलब 11.6 का प्रॉफिट, मतलब कितना 111.6 रुपए में बेचेंगे दोबारा। कब 132.6 ज्यादा में बेचें, तो पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस होगा वो इन्हीं का सम होगा, यानी किसका 10.5 का और 11.6 का सम होगा। उसकी वैल्यू तो डायरेक्टली जोड़ दो ना भाई, उसकी वैल्यू 22.1 आ रही है, तो 22.1 की वैल्यू दिया तो 1 की वैल्यू निकाल लोगे, यानी 6 हुआ। 100 की वैल्यू ओरल बता सकते हो। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखोगे दिस, सब आसान आसान क्वेश्चन है भाई, कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें इतना इतना से विभाजित करने पर इतना से, मतलब एक संख्या है जिससे आप इसको 398 को विभाजित करो, 437 को विभाजित करो और 5425 को विभाजित करो। जब इनमें उस संख्या से विभाजित करोगे तो 7 शेषफल, इनमें 12 शेषफल, इनमें 2 शेषफल। मतलब अगर शेषफल हटा दो तो उस नंबर से ये सब डिविजिबल हो जाएंगे ना। तो ये 391, ये 400 कितना हो 25, ये कितना हुआ 5423। मतलब अगर हम किसी नंबर में किसी संख्या में किसी नंबर से डिवाइड करें, रिमाइंडर आ रहा, इसका मतलब उस नंबर में रिमाइंडर घटा देंगे, संख्या से डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब ये हम समझ गए 391, 425 और 5423 को विभाजित करने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। मतलब इनको विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो कहोगे सर ये तो हम HCF निकालते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे सर। अब कैसे निकालते थे, क्या फैक्टर करके निकालते थे? नहीं सर, हम करते थे दो संख्याएं जो भी दी गई हैं इनका, जिनका HCF निकालना है, 3 4 जो भी दिया हो, लेकिन दो पकड़ते हैं जिनमें अंतर कम हो। 425 391 में अंतर कम है, इनमें बहुत ज्यादा है। इन दोनों का अंतर सर है कितना, 34 का अंतर है। 91 9 और 25 34 का अंतर है। या तो 34 HCF होगा या 34 का फैक्टर 2 × 17 ये HCF होगा। सर जो HCF होता है वो कंप्लीट नंबर को डिवाइड करता है, दो तो हो ही नहीं सकता, दो से ये से डिवाइड होगा ही नहीं, यानी 17 ही होगा, तो 17 इसका HCF, यानी 17 एक ऐसी संख्या है जो 391 में 17 से भाग करो कट जाएगा, 425 से इतना, और अगर उस नंबर में 7 7 7 और ये 12 ये सब जोड़ दोगे तो रिमाइंडर ही बच जाएगा। वेरी गुड। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं है, बस आप लोगों का भ्रम है कि डाउट है भाई, टफ क्वेश्चन है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आसानी सॉल्व कर सकते। दो संख्याओं का औसत 13 है, औसत का मतलब यानी पहले A मान लो दूसरा B मान लो, दोनों का औसत 13 है, डिवाइड बाई 2 करोगे 13 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 26। दो का औसत 13 है तो सम कितना 26 डायरेक्टली बना लोगे, पहली संख्या A दूसरी संख्या B, औसत यानी A + B / 2 बराबर 13, तो A + B की वैल्यू कितना 26, सबको पता है भाई। फिर कह रहा है कि भाई उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो भाई पहली संख्या A है दूसरी B है, इनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो भाई AB कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर यानी 144। सर AB बराबर 144 हो गया, बिल्कुल सही। दूसरा इक्वेशन क्या चाहिए सर, हमें चाहिए डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। नंबर्स क्या है सर, मतलब दो ऐसे नंबर्स जिनका सम 26 हो और जिनका अंतर 100, जिनका मल्टीपल 144 हो, तो उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा सर, आप बताओ जल्दी से। फॉर्मूला लगाएं कि बेसिक से सॉल्व करें? हम दो नंबर ऐसा ऐड करें जो 26 सम करें, हिडन ट्रायल से अगर इजी हो, और दोनों का मल्टीपल हुआ 12 और 18 नहीं, 26 नहीं, अच्छा 18 और 8, 18 8 144 देखो सही है, 18 और 8 कितना हुआ 26 हो, सही है। दोनों कंडीशन फॉलो करा, इसका मतलब सही है, चेक कर लो। और 18 और 8 का अंतर कितना 10, बिल्कुल सही है।
अच्छा सर, इतना आसानी से आपने सॉल्व कर दिया। और दूसरा, इसमें वैल्यू पुट भी कर दो भाई, पुट कर दो, नहीं तो एक और फॉर्मूला भी पता ना, आई होप सबको पता जो अलजेब्रा पढ़े होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा भाई, a प्लस बी की वैल्यू दिया, a भी दिया, तो क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होगा, नहीं होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a भी होता है। जो पढ़े होंगे अलजेब्रा उनकी बात कर रहे हैं, तो जब पढ़े हैं तो लगा दो भाई। a प्लस बी की वैल्यू कितना है, कहोगे सर 26 है, a b की वैल्यू कितना है 4 × 144 है, कितना आंसर आसान है, 26 का स्क्वायर सर 676 होता है, और 400 मल्टीप्लाई करो 576 हो गया। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, ये घटाओगे कितना हुआ 100, सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी कितना हुआ सर, ये अंडर रूट निकालोगे 100 का, अंडर रूट 100 का मतलब 10, यानी दोनों संख्याओं का अंतर डायरेक्टली 10 आ गया, तो भी सही है। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जितना आप लोग टॉपिक पढ़ चुके हो उसको रिलेट करना है। चलो अगला देखोगे। अगला सर ये भी बहुत आसान है, 18 अवलोकनों का द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन 46, इट वाज रियलाइज्ड दैट द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड्स एज 42 इन प्लेस ऑफ इतना, तो 42 रीड कर लिया गया प्लेस ऑफ 142, यानी कितना गलत रीड किया गया भैया, 142 और 42 का अंतर, यानी कितना, कहोगे सर 100 गलत रीड कर दिया गया। अच्छा 100 गलत नंबर ही अंतर रीड कर दिया गया, तो एवरेज कितना गलत रीड किया गया भाई, 10 संख्याएं हैं तो 100 नंबर रीड किया गया, तो यानी 10 एवरेज रीड किया गया गलत, यानी 10 एवरेज रीड किया गया गलत। तो पहले जो अब रीड करने के बाद 46 हो गया, यानी होना कितना चाहिए, 10 गलत आ रहा है, यानी 10 और होना चाहिए, तो हमारा जो एक्चुअल एवरेज होगा, यानी जो अब एवरेज 10 जोड़ना चाहिए, यानी 56 हो जाएगा, यानी 56 इज द करेक्ट आंसर। बताए थे आप लोगों को शायद, जो भी नंबर का एवरेज दिया होगा उन दोनों नंबर्स में कुछ आपस में उनके जगह पर उनका हो जाएगा, यानी जितना नंबर्स का अंतर है डिवाइड बाय जितने नंबर्स हैं, यानी एवरेज में क्या चेंज होगा, तो वही जो एक्चुअल एवरेज होगा। अगर बढ़ना चाहिए तो बढ़ा दो, घटना चाहिए इसके अकॉर्डिंग तो घटा दो, यानी बढ़ना चाहिए, क्योंकि 42 से अकॉर्डिंग किया गया, 142 अकॉर्डिंग करना है, तो 142 से अकॉर्डिंग करने के लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा, यानी जोड़ दो आंसर। कितनी बार इसको आप लोग पढ़ चुके होंगे, चलो इसको बताओगे भाई। The ratio of A and B salary 6:7. If B salary increase by इतना, the total salary become इतना, the salary of A। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, बेसिक से करो चाहे एलिगेशन लगा दो भाई। A और B का वेतन का अनुपात 6:7 है, A और B। आप कहोगे सर A का 6 और इसका 7, रेशियो है X के फॉर्म में। B का वेतन देखो, B का वेतन अगर इतना बढ़ा दिया जाए, कुल वेतन इतना, तो उसका कुल वेतन किसका, हिज टोटल बिकम इतना। B की बात करें तो कुछ लोग बेसिक्स मानेंगे, सर हमें अच्छा लगता है एक्स मानना, मान लो कोई बात नहीं, ए का 6x मान लो कि बी का 7x, ये करा बी के वेतन को 7x को कितना बढ़ा दें सर, 5.5% बढ़ा दें सर, जोड़ लें सर, 7x तो है ही है, इसका 5.5% कितना होता है सर, 5.5% सर 5.5% होता है, तो डायरेक्टली कर दो, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 3 कितना 38, यानी 3.385 होता सर। ये भी कर सकते हैं ना सर, कितना आसान है सर। देखो या 5/10 से 11/2, 11/2% का मतलब इतना बढ़ा दें, इसका बताओ कितना हो जाएगा सर, 77/200 हो जाएगा, इतना इसका इतना परसेंट, 7x का इतना परसेंट कितना होगा सर, जो है 77/200% हो जाएगा। 77 क्यों लिख रहे भाई, 77/200% हो जाएगा, 200% हो जाएगा, मतलब दो इतना x हो जाएगा, तो सर 2 जीरो इससे कट गया, 2 कितना हो जाएगा सर, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 पंचे 10, 0.35x बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर 7.385x। ये बी की बढ़ी हुई सैलरी हो जाएगी जो 147। सर ये सब केवल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, कंफ्यूज कर रहा हमें बिल्कुल। एक्स की वैल्यू निकालो भाई, तो 147,700 डिवाइड बाई 7.385, पॉइंट हटाओगे 3 0, 1 2 3 घटा दो, अब सॉल्व करो। देखो ऐसा दिया गया, हमें ऐसा लगता है कि डायरेक्टली में भी ऐसा हो जाए। कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार करो, 2 पंचे 10, 2 8 16 17, 2 3 6 7, इतना 2 बार, देखो ये 2 बार जाएगा, तो यानी 2 बार जाएगा तो 3 0, यानी 20,000 बच जाएगा हमें लगता है भाई। एक्स की वैल्यू 20,000 आ गया। पूछा क्या जरा, द सैलरी ऑफ ए की सैलरी 6x, तो 6 दूना 12, 20 6 दूना 12, यानी 20,000 से गुणा कर दो। 20,000 से गुणा करोगे भाई तो कहोगे कितना हो गया, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आना चाहिए भाई। 6 दूना 12 यानी 1,20,000। इतना इजी क्वेश्चन हर बार आया हुआ है एसएससी जीडी में, इसके पहले वाले में 2021 का क्वेश्चन है।
तो आप लोग बेसिक से करोगे, 6x था b था, बस टफ क्या कर दिया भाई, 7x का 5.5%, 5.5% डेसिमल में लोग करेंगे, थोड़ा टफ लगेगा, तो कोई बात नहीं, यानी इतना होता है तो बढ़ा दिया जाए, यानी 7 पहले था, इतना बढ़ाने के बाद इतना हो गया, बढ़ा हुआ वेतन ये है, x की वैल्यू निकालोगे तो a का वेतन चाहिए, निकाल सकते हो। कितना आसान क्वेश्चन है, वेरी गुड। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए भाई। चलो इसको बताओ। कह रहा है निश्चित साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 10 मासिक दर पर, अच्छा इसको पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। द सर्टेन सम अमाउंट रुपीज इतना, अमाउंट्स रुपीज इतना इन 2.5 years at the 12% per annum interest compound 10 monthly the sum rupees। वाह वेरी गुड। ये कितनी बार आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, तो जब कितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करा चुके तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा भाई, इनमें कंफ्यूजन नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अच्छा क्वेश्चन है, अमाउंट दिया है और आप लोगों को ये बताए थे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, टाइम दिया होगा, कैसे उसको रिलेट करोगे, चाहे फॉर्मूले से कैसे करोगे या जो है ऑब्जर्वेशन से कैसे करोगे। मेन इंपॉर्टेंट है 2.5 साल वाले कॉलम को कैसे सॉल्व करोगे, यानी कोई वैल्यू जो लेट करते हो 2.5 साल वाली वैल्यू कैसे सॉल्व करते हो ना, 2-3, ये 3 साल वाले में 2 साल तो फुल इंटरेस्ट लगेगा, तीसरे साल यानी आधा साल के लिए लगेगा। अच्छा ये कह रहा है 10 मंथली, अच्छा 10 मंथली बोला गया, 10 मंथली, ध्यान लास्ट में 10 मंथली, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 10 मंथ मतलब 10 मंथली देना है, तो 2.5 साल का मतलब कितना हुआ, 24 से 30 महीने, 30 मंथ, 2.5 साल का मतलब बाद में 24 और 6 महीने 30 मंथ हुआ। 30 मंथ को 10-10 महीने में देना है ब्याज, तो 10-10 महीने मतलब 3 बार ब्याज देना, पहले 10 महीने में ब्याज देना, दूसरे 10 महीने में ब्याज दिया, तीसरे 10 महीने में ब्याज दिया, और कुल जो है जो ब्याज देने के बाद अमाउंट हुआ इतना हो गया। तो बताइए मूलधन कितना था, चलो बता दें, कहोगे चलो ठीक है सर। यानी देखिए राशि कितना है, 12% पर एनम, एक साल में 12%, तो सर एक साल में 12%, तो एक महीने में कितना 1%, सर 10 मंथ्स में कितना होगा, ओरल बता दोगे सर, 10 मंथ्स में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कोई धनराशि है, ये कह रहा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 बार में जो अमाउंट हुई है वो कितनी हुई है, 998.5 इतना हुआ ना, 99882.5 हुई है। तो आप बताओ इसको क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन से करें और चाहे बेसिक से कुछ भी बना ले। देखो हमने बताया था सर 10% की अगर हम बात करेंगे तो 10% का मतलब 1/10, तो 1/10 का मतलब ये हुआ सर, तो 10 का 3 बार है तो प्रिंसिपल क्या मानोगे, 10 का क्यूब, यानी 1000 रुपए हम प्रिंसिपल अपने मन से मान लेंगे। तो 1000 का 10% सर 100 रुपए, वही तीनों पे लिखते हैं ना, या 3 बार करते हैं सर। 10 का 10% तीनों पे करते हैं, कितना 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, फिर 10 का कितना 10% सर 1 रुपए। याद करिए या ऐसे करो सर, जिसको कंफ्यूजन है ये करो। देखो आपको क्या बताया था सर, 10% है उसको 10 का क्यूब, 3 साल के लिए 3 बार देना, 10 का क्यूब हम प्रिंसिपल मानते थे। अगर हम प्रिंसिपल ये मान ले इस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 बार में अगर ब्याज देना तो कैसे हम एज्यूम करेंगे, हम ऐसे करेंगे सर 10% निकालोगे 100 हुआ, फिर इसका 10% निकालोगे 10 हुआ, फिर इसका 10% निकालोगे, याद करिए पहले, फिर 2-3 बार इसको रिकॉल कर चुके हैं। 3 साल के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे सर, 3 × 3 × 1, यानी ये 300 सर, ये 30, फिर ये 1, यानी कुल कंपाउंड इंटरेस्ट 330, 331 सर। अगर हम 1000 रुपए मूलधन होगा तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 बार में अगर देना है तो 331 चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब 331 चक्रवृद्धि ब्याज होगा सर, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट का मतलब हुआ सर मूलधन यानी 1000 और जो हमने माना है और 331 उस मानने के अकॉर्डिंग ब्याज आया है, यानी कितना 1331 रुपए अमाउंट देना पड़ेगा। और ये तो हमने कहा देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ रहा है 9982.5, तो मूलधन क्या होगा सर 1000 की वैल्यू क्या होगी निकाल लोगे। यही तो बताया था आप लोगों को, बिल्कुल बताया था भाई, सॉल्व कर लो, इस तरीके से सॉल्व करो, या और भी तरीके आप लोगों को बताए थे ना, सॉल्व कर लीजिए सर। वो जान कैसे दिया आएगा, देखो 31 कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा ना, और कोई 7 बार 8 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा भाई। तो 7 × 7 = 21, और 7 × 21 और 2 23, 7 × 7 = 2 9, 9 3 1 7, 7 बार जाएगा तो 7 5 हो सकता है क्या हो, देखो चेक करेंगे यहां से कितना बचा भाई, इससे नहीं मतलब है सर, 12 में 7 5 12, और कितना लास्ट में 5 आ गया, 5 यहाँ हुआ, इसका मतलब 5 ही बार जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 5 बार से ज्यादा हो गई, 5 एकम 5 3 15, हाँ यही, यानी 7500 आसानी से आप लोग बता सकते हो। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिलेट करना है। चलिए ये क्वेश्चन भाई अब आप लोग सॉल्व करो। 20 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके। अच्छा, संख्या इतने से विभाज्य है तो चेक करो, यानी 72 का मतलब 8 9 72, तीन दोनों कंडीशन चेक कर लो। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इतने आसान क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एसएससी जीडी का एग्जाम टफ नहीं होता है। बस आप लोग क्या करना है, जो भी अभी तक प्रैक्टिस कराया जा रहा है वो आप लोग समझिए, और जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, यानी सारे डिस्कस किए हैं, एक बार अगर आप लोग बेसिक वाला समझ जाओगे, स्टार्टिंग वाला, तो बिल्कुल डाउट नहीं होगा। हमें पूरा यकीन है जितने क्वेश्चंस आएंगे सब आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, मतलब सॉल्व करोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट समय हम लोग कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते, तब तक के लिए भाई अलविदा, गुड नाइट, सी यू।